हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में पर्यावरण विधान के विषय में समझेंगे कि पर्यावरण विधान क्या होता है और साथ में ही राष्ट्रीय विधान और अंतर्राष्ट्रीय विधान के विषय में समझेंगे। जो नेशनल अधिनियम हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम बनाए गए हैं उनमें जल के लिए अधिनियम क्या कहता है, वायु के लिए क्या कहता है, वन और वन्य जीवन के लिए अधिनियम क्या कहता है, सामान्य अधिनियम क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय विधान के विषय में भी हम लोग आज समझेंगे कि रासायनिक और जोखिम भरे जो अपशिष्ट होते हैं उनके जो उनके विषय में जो कन्वेंशंस हुए हैं उनका क्या रिजल्ट निकला है। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए जो कन्वेंशंस हुए हैं उनमें क्या कहा गया, जलवायु परिवर्तनों पर जो कन्वेंशंस हुए उसमें क्या कहा गया, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पर जो कन्वेंशंस हुए हैं उनमें क्या कहा गया है, समुद्री नियम पर भी जो कन्वेंशंस हुए हैं उनमें क्या किया गया है। तो हम लोग आज इस लेक्चर में इस सीरीज़ में हम लोग पर्यावरण विधान के विषय में समझेंगे और उसमें ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये विधान हमारे पर्यावरण को कानूनी तौर पे सुरक्षा प्रदान करता है और लोगों को इनको क्षति पहुंचाने से रोकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पर्यावरण विधान है उसकी। तो पर्यावरण जो विधान होता है उसमें पर्यावरण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए और बनाए रखने के लिए पर्यावरण विधान एक महत्वपूर्ण उपाय है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बहुत से ऐसे विधान बनाए गए हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं और उनके महत्व को बनाए रखने में मदद करते हैं। हम लोग जिसे अधिनियम कहते हैं यानी एक्ट कहते हैं और उसके तहत हम लोग उसके अधिनियम के तहत हम लोग कई सारे अधिनियम के विषय में समझेंगे। अब बात करते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय विधान है यानी नेशनल जो लेजिस्लेशन है, राष्ट्रीय विधान है। राष्ट्रीय विधान में जो है अगर इसकी बात करें तो स्टॉकहोम में जो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जो एक चर्चा हुई थी उसके बाद भारत का संविधान जो है संशोधित किया गया और पर्यावरण को की जो सुरक्षा है उसको लेकर के एक संवैधानिक आदेश जो है उसको उसमें संविधान में शामिल किया गया, जिसके तहत संविधान में 42वां यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ और 1976 में ये हुआ था, 1976 में। और इसमें एक अनुच्छेद 51A जोड़ा गया और 51A की जो धारा जी है, इस जी में प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और उसका जो सुधार है एक मूलभूत कर्तव्य बना दिया गया। उसमें ये कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें वन, झीलें, नदियाँ और वन्य जीवन आते हैं, सुरक्षा करे तथा उसमें सुधार लाए और जीव जंतुओं के लिए सहानुभूति रखे। ये जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, 42वां अमेंडमेंट संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें जो एक धारा जोड़ी गई थी 51A का जो जी था, इसमें ये संविधान में जोड़ा गया एक, जिसे हम लोग मूलभूत कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य के तौर पे कही जाती है, ये बात रखा गया। उसके बाद जो है सरकारी नीति के लिए नीति निर्देशक तत्व भी शामिल किए गए, जिसे निर्देशात्मक सिद्धांत कहा जाता है। और राज्य को एक निर्देश दिया गया कि उसे पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार का कार्य करना है।
तो नीति निर्देशक तत्वों में भी राज्यों को अधिकार दिए गए कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करे और उनमें सुधार करने का दायित्व दिया गया। अनुच्छेद 48 ए जो है, इसमें अनुच्छेद 48 ए में ये कहा गया कि राज्य का प्रयास होगा कि वह पर्यावरण की सुरक्षा करे एवं उसका सुधार करे तथा देश के वनों एवं वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करे। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के लिए ये चीज़ कही गई सिद्धांत में। यानी जब अनुच्छेद 48 ए जब आया तब उसमें इस बात को कहा गया कि राज्य के ऊपर भी पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदारी होगी, एक दायित्व होगा, जिसका राज्य पूरी ईमानदारी से पर्यावरण की सुरक्षा करेगा और उसका विकास करेगा। और भारत में जो पर्यावरण विधान की बात करें तो पर्यावरण विभाग की बात करें तो 1980 के दशक में जो है 1980 में जो है इसकी स्थापना हुई पर्यावरण विभाग की। और इसका जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि देश का जो पर्यावरण है वो स्वस्थ बना रहे। फिर कुछ दिनों के बाद जो है 1985 में, कुछ वर्षों के बाद, ये विभाग पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में तब्दील हो गया। यानी पहले ये पर्यावरण विभाग था, फिर ये 1980 की बात है, फिर 1985 में जो है ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बन गया। इसके बाद क्रमशः जो है अब तो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नाम है, बहुत लंबा नाम है उसका। तो इस तरीके से पहले विभाग बना, फिर मंत्रालय बना। इस मंत्रालय की जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है कि जो पर्यावरण है उसके नियमों और नीतियों का सही तरीके से पालन कराया जाए। यानी इस मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि जो भी विधान या कानून बनाए गए हैं उसका पालन करवाना और नीतियों का सही तरीके से पालन करवाना, नियमों का, नीतियों का, और उन्हें लागू करना, ये इस मंत्रालय का काम है, जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ जो भारत की बात करें तो हमारे यहाँ जो अधिकतर जो पर्यावरण विधान हैं, एक्ट हैं, वो संसद द्वारा या राज्य विधान सभाओं द्वारा अधिनियमों के रूप में जो है बनाए जाते हैं। ये जो अधिनियम बनाए जाते हैं ये सामान्यतः अधिकार नियंत्रण संस्था को नियम बनाने के लिए, जो भी अधिकार नियंत्रण संस्थाएं होती हैं उनको नियम बनाने के लिए दे दिए जाते हैं और फिर इसी से जो है इन्हें क्रियान्वित किया जा सके। अभी वर्तमान में जो लागू हैं, जो विधान लागू हैं, उसमें 4 मुख्य हैं: जल अधिनियम, वायु अधिनियम, वन एवं वन्य जीवन अधिनियम और सामान्य अधिनियम। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि जल अधिनियम क्या कहता है, इसमें कौन कौन से अधिनियम हुए हैं, कौन कौन से कानून हैं। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं जल अधिनियम की, तो अब हम लोग बात करते हैं जल अधिनियम का। जल अधिनियम में अगर बात करें तो सबसे पहले आया था जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। जहाँ तक हम सभी को पता है कि यहीं से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी और फिर 1988 में इसे संशोधित किया गया था। तो इस अधिनियम में कहा गया था कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जल प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण तथा जो जल है यानी नदियों का
या कुओं का या भूमि है या सभी जगह पे जो जल स्थित है की जो हितकारिता है वो बनी रहे, उसके साथ ही उसको पुनः स्थापित भी किया जा सके, इस अधिनियम का ये लक्ष्य था। उसके बाद जब दूसरा आया जल जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 में, 1977 में, तो इसका जो उद्देश्य था, ये उपकर अधिनियम यानी वाटर सेस एक्ट जिसे कहा जाता है, इसका उद्देश्य जो पारित करने का था उसमें ये था कि केंद्रीय और राज्य जल बोर्डों के जो खर्च हैं उनको पूरे करने में सहायता मिले, यानी जो केंद्रीय बोर्ड है, जो राज्य बोर्ड है, जो भी काम करते हैं उनका जो खर्च है उनको सहायता मिल सके, उन बोर्डों को सहायता मिल सके ताकि वो अपने काम निरंतर और अच्छे तरीके से करते रहें। अब फिर आता है वायु अधिनियम की। वायु में पहला आता है वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की। अब फिर इसे 1987 में संशोधित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो वायु की गुणवत्ता है उसको बढ़ाई जाए और देश भर में वायु प्रदूषण को कम किया जाए, उसको रोका जाए, नियंत्रित किया जाए तथा उसका निवारण किया जाए, ये इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य थे। उसके बाद आता है वन एवं वन्य जीव अधिनियम, जीवन अधिनियम 1900। अब पहले भारत कुछ देशों में यानी कुछ चुनिंदा देशों में ही शामिल था, जो पहली बार यानी 1894 में ही भारत में वन नीति लागू हो गई थी। तो यहाँ से ये समझने में आसानी होगा कि इसके अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हुई थी, जैसे जब 1972 में संसद ने वन जीवन अधिनियम सुरक्षा पारित किया, यानी जो वन जीवन अधिनियम है वो 1972 में उसकी सुरक्षा के लिए पारित हुआ। फिर उसमें वन्य जीवन अधिनियम के अंतर्गत जो वन्य जीवन सलाहकार बोर्ड बनाए गए, उनको जंगली जानवर और पक्षियों के शिकार संबंधी कानून, अभयारण्य और राष्ट्रीय उपवनों को बनाने के लिए, साथ में वन्य प्राणियों और जो भी प्राणी उत्पाद हैं, सींग है, खाल है, दांत है, इस प्रकार से, और जो ट्रॉफियों के यानी जिनका व्यापार किया सकता है, व्यापार का जो नीति है उसके संबंध में कानून बनाने में, और यदि कोई उसका उल्लंघन करता है, यानी अगर कोई व्यक्ति अधिनियम का उल्लंघन करता है तो न्यायालय के द्वारा जो दंड देने की व्यवस्था है इसकी की गई। यानी 1972 के अंदर जब वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम बनाया गया तो उसके अंतर्गत एक बोर्ड बनाया गया जिसको वन्य जीवन सलाहकार बोर्ड कहा गया। उनका काम था कि जंगली जानवर हैं तो उनकी सुरक्षा की जाए, अगर कोई किसी प्रकार का अपराध हो रहा है यानी उनके जो उत्पाद हैं, सींग है, उनके खाल हैं या दांत है, इस प्रकार की चीज़ें, तो उसको रोका जाए, और यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, जो अधिनियम बनाए गए उसको तोड़ता है, नियम को तोड़ता है, तो उसको दंड देने का प्रावधान इसमें इस अधिनियम में रखा गया, वन्य जीवन अधिनियम 1972। अब दूसरा आता है 1980 का जो वन संरक्षण अधिनियम था, वन जीवन अधिनियम 1972। अब दूसरा आता है इसमें जो वन एवं वन जीवन अधिनियम में कि 1980 में जो वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ उसमें आया था कि चूँकि जो पहला वन अधिनियम था वो 1927 में ही पारित हो गया था, उसको बनाया गया था, और चूँकि 1927 में उसमें ब्रिटिश राज था, देश के अंदर गुलामी थी, तो उनके कानूनों में से एक कानून ये भी था कि हमारा जो वन है यानी वनों के विषय में एक कानून बनाया गया था
और इसका जो मुख्य लक्ष्य था उसमें ये था कि जो वनों से संबंधित कानून है, अ, वो वन जो उत्पाद होते हैं उनको लाने और ले जाने के लिए लकड़ी और अन्य जो वन्य उत्पाद हैं उन पर लगने वाले जो कर हैं उनको समेकित किया जा सके, इसलिए वो कानून लाया गया था। उसका देश के विकास के लिए या वनों को संरक्षण देने के लिए कोई बहुत वो रुचि नहीं थी उसमें। बस उनका ये था कि जो भी वन उत्पाद हैं या जो भी वन से सामग्रियाँ निकल रही हैं उनके ऊपर जो कर लगाए जा रहे हैं उनको समेकित किया जा सके। फिर इसी 1927 के अधिनियम को जो ब्रिटिश काल में बनाया गया था उसको सुधार दिया गया और 1980 के दशक में वन संरक्षण अधिनियम, यानी इसका अब उल्टा जो है, पहले उसके लिए जो कर थे उसके लिए करों को जो है इकट्ठा करने का ये एक सिस्टम था, अब यहाँ पे उन व्यवस्थाओं को संरक्षण देने के लिए ये बनाया गया 1980 में, जब भारत आज़ाद हो चुका था। और उसके बाद आता है जैव विविधता अधिनियम 2000 में ये पारित हुआ था। विश्व के जो 12 महाजैव विविधता वाले देश हैं उनमें भारत भी एक है। और 1994 में जैविकी विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ था जिसमें जो है भारत एक सदस्य के तौर पे वहाँ पे मेंबर बना। और फिर इस ये जो 1994 में जो कन्वेंशन हुआ था उसमें कुछ लक्ष्य रखे थे, कुछ टारगेट रखे गए थे, जिसमें पहला था कि जैविकी विविधता है उसका संरक्षण करना होगा, उसके घटकों का निर्वाहशील उपयोग करना होगा, और जो अनुवांशिक संसाधन हैं उनके उपयोग से मिलने वाले लाभों का समानतापूर्वक वितरण करना होगा। ये कुछ उसके कार्य हैं और लक्ष्य में भी रखे गए थे। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जैव विविधता विधेयक 2000 जो है ये वर्ष 2002 में पारित हुआ था। तो इस तरीके से ये भारत के अंदर जैव विविधता अधिनियम कार्य करता रहा। उसके बाद कुछ सामान्य अधिनियम बनाए गए हैं जिसे हम लोग जनरल एक्ट कहते हैं। इसमें पहला आता है जो कि चर्चा बहुत हुई है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम की। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में आया था ये। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और इसका सीधा संपर्क और जो ये प्रेरणा जो था वो केंद्र था वो भोपाल गैस त्रासदी था और उसी के परिप्रेक्ष्य में इसे बनाया गया था। इसमें पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसकी सुरक्षा और उसके सुधार के लिए और साथ ही प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और प्रदूषण को समाप्त करने के लिए इस अधिनियम के द्वारा सरकार को यानी केंद्र सरकार को संपूर्ण अधिकार दिए गए थे। फिर आता है अब इस पर्यावरण विधेयक जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 था ये एक छत्र विधेयक है। जैसे कि मतलब छत्र विधेयक का मतलब कि इसके अंदर कई अधिनियम आ जाते हैं, जैसे जल अधिनियम, वायु अधिनियम, यानी इसके अंतर्गत ये आ जाते हैं जिसके तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों के माध्यम से क्रियाकलापों का क्रियान्वयन करता है। अब इस पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को कुछ विस्तार दे दिया गया है, यानी इसके अंतर्गत कुछ और चीज़ों को जोड़ा गया है, जिसमें आता है पहला जोखिम भरा अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तांतरण यानी हस्तांतरण 1900
1989 में ये आया था। जोखिम भरा अपशिष्ट जो होता है उसको कैसे आप प्रबंधित करेंगे, कैसे हस्तांतरित करेंगे, यानी हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल ऑफ 1989। इसका उद्देश्य था कि जो भी जोखिम भरे अपशिष्ट हैं उनको बंधने के लिए, उनमें उसके बंधने में, संग्रहण करने में, उपचार करने में, आयात करने में और भंडारण करने में जो हस्तनन है, यानी जो जिसे हैंडलिंग कहते हैं, यानी हैंडलिंग कहते हैं जिसे हैंडल करना, उसको जो है यानी हैंडल मतलब कि नियंत्रित करना कह सकते हैं, उसको नियंत्रित करना है। यानी जो भी हैंडलिंग प्रोसीजर है, तो ये जो भी ये बताए गए वो जो हमारा जोखिम भरे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके संबंध में ये बताया गया। और दूसरा उसी संबंध में आ गया कि जोखिम भरे जो हमारे रसायनों का निर्माण, भंडारण एवं आयात नियम 1989 में ये भी था। द मैन्युफैक्चरर स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल ऑफ 1989। यानी जो पहले यानी जोखिम भरा अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तांतरण कहा गया था, इसकी व्याख्या इस अधिनियम में, इसकी जो व्याख्या है इसमें किया गया। और इसमें जो है एक प्राधिकरण की स्थापना का भी जो है विषय रखा गया कि इसके अंतर्गत एक प्राधिकरण बनाया जाएगा जो जोखिम भरे रसायनों से औद्योगिक गतिविधियों को जो है वो भंडारण की जो सुविधाएं हैं उनका एक बार निरीक्षण करेगा, उसकी इंक्वायरी करेगा और वो रिपोर्ट करेगा। इसलिए एक जो हमारा जोखिम भरे रसायनों का निर्माण, भंडारण एवं आयात की जो नियम 1989 में बनाए गए थे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो है एक प्राधिकरण की बात कही गई थी, जिसमें उस प्राधिकरण का जो दायित्व है वो ये है कि जो भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, अगर वहाँ पे इस प्रकार के कोई रसायन जो काफ़ी जोखिम भरे हैं उनका अगर भंडारण हो रहा है या वहाँ पे वो आ रहे हैं, उनका उपयोग हो रहा है, तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए एक प्राधिकरण होना आवश्यक है। अब फिर इसी संबंध में एक और बनाया गया